हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन फ्यूनेरिया, यानी समझेंगे कि फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। सो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, अगर कोई लेक्चर में कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन पर सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि है स्पोरोफाइट। अगर हम फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट की बात करें तो ये जो हिपैटिकोप्सिडा होते हैं उनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर हमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज को पढ़ना है, इसलिए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है इसको अभी हम जब लेक्चर के अंदर और आगे जाएंगे, डिटेल करेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों है, ठीक है। तो अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपके फ्यूनेरिया का डायग्राम है। जहां पर ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ये इसका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड तो होता है, लेकिन ये फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होता है। ये कैसा होता है, पार्शियली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट पार्शियली, ठीक है। सो इसको मैं मेंशन यहां पर कर देता हूं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पार्शियली, यानी फुल्ली ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता उसका जो जवाब है आपको लेक्चर में आगे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर आप देखेंगे ये क्लोरोफिलस सेल्स या सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिलस, इसके अंदर आपको क्या है, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस सेल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो क्लोरोफिलस सेल्स है ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पोरोफाइट है इसको गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। यानी इसके ऊपर जस्ट एक हैबिटेट के तौर पे डिपेंड रहता है, बट फूड के तौर पे डिपेंडेंट नहीं रहता। फूड ये अपना खुद प्रिपेयर कर सकता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम स्पोरोफाइट के बेसिकली अगर फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट की बात करें तो उसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जा सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा इसके स्पोरोफाइट में, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर फुट होगा, नीचे की तरफ आपको दिखेगा फुट। दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसको सीटा बोलेंगे, और जो तीसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। सो ध्यान रखना है फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक होगा फूट, एक होगा सीटा और एक होगा कैप्सूल, ठीक है। यानी इन तीन स्ट्रक्चर से मिलके पूरा का पूरा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है फ्यूनेरिया का, ठीक है। सो आई होप आपको जो यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्यूनेरिया के अंदर, ठीक है। तो जनरली इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया पढ़ाया था, और वहां पर मैंने बताया था कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो अगर हम बात करें कि फीमेल गैमिट की बात करें तो यहाँ पर एग है, ये एग है, और यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से आपका बायफ्लैजिलेटेड ये एंथ्रोजोइड है। ये कैसा है, एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड। अब ये जो आपका एग है इस एग को आप क्या बोलते हो, इस एग को आप बोलेंगे, ये एग आपका कहलाएगा फीमेल गैमिट। ये बेसिकली क्या है आपका फीमेल गैमिट।
और ये जो एंथ्रोजोइट है ये क्या होता है आपका बेसिकली मेल गैमिट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अब होगा क्या, मेल और फीमेल गैमिट के बीच में फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो जाइगोट है आपका, ये जाइगोट ये कैसा होता है आपका, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। और यही जो आपका स्पोरोफाइट है, यही जो आपका ये जो जाइगोट है, इसी जाइगोट को हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट सेल होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। तो ये जो जाइगोट बना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी अगर फ्यूनेरिया को स्पोरोफिटिक जनरेशन अपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जाइगोट का बनना जरूरी है। अगर जाइगोट नहीं बनता है तब स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसे होता है कि जब एग और एंथ्रोजोइड्स आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट जैसी बन गया यानी इसका मतलब है कि ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमें स्पोरोफाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में समझना था। आई होप आपको ये जो स्लाइड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कुछ पॉइंट्स को जिनको हम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर हम स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया की बात करें, जो फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है या कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, फूड देखने को मिल जाएगा, सीटा देखने को मिल जाएगा, कैप्सूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये कैप्सूल हो गया, ये यहाँ पर सीटा हो गया और नीचे की साइड आपको फुट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये जो आपका स्पोरोफाइट है इसके अंदर आपको क्लोरोफिलस सेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहता, वो पार्शियली डिपेंड रहता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब फ्यूनेरिया का जो फीमेल गैमेट है जिसको हम एग बोल रहे हैं वो उसके मेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजोइड्स के साथ फ्यूजन करता है, यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट सेल है। ये क्या है, फर्स्ट सेल है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, यानी कि अब से यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम समझते हैं कि स्पोरोफाइट का जनरेशन कैसे होता है, स्पोरोफाइट बनता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली हमें बनने का प्रोसेस समझना है। ठीक है, सो ये डायग्राम आप देख ही रहे हो, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देन सारी चीजों को हैंड रिटन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली आप देख ही रहे हो ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल था और इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ध्यान रखना है जाइगोट के चारों तरफ, ये जो जाइगोट के चारों तरफ क्या है आपके वेंटर सेल होते हैं। ये अभी आगे नाम यूज होने वाला है तो इसको मैं पहले ही आपको यहाँ पे बता दूं, तो ये सारे के सारे क्या है, वेंटर सेल की लेयर है। और यही वेंटर सेल की जो लेयर है, ये जो वेंटर सेल की जो लेयर है ये आगे जाके बेसिकली कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करेगी। ये बेसिकली वेंटर सेल की लेयर है जो आगे जाके कैलिप्ट्रा बनाएगी। ये क्या बनाएगी, कैलिप्ट्रा बनाएगी, जो कि पूरे स्पोरोफाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइगोट के चारों तरफ क्या है, अभी आप देख रहे हो कैलिप्ट्रा या वेंटर सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जो कैलिप्ट्रा बनाएगी। और बेसिकली ये जो कैलिप्ट्रा है कि ये जो डेवलपिंग स्पोरोजोइट है या स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट को, डेवलपिंग स्पोरोफाइट को ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टिल ये जो स्पोरोफाइट है मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, यानी जाइगोट से जब तक मैच्योर स्पोरोफाइट नहीं बन जाता है तब तक कैलिप्ट्रा का काम होता है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देन बाकी चीजों को आगे डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। जनरली क्या होता है, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, बेसिकली ये क्या है आपका जाइगोट। ठीक है,
जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या करता है, अपने ऊपर एक अपर वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जाइगोट क्या करता है, फॉर्म्स एन अपर वॉल, या बोल सकते हो कि एक अपर लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, फॉर्म्स एन अपर वॉल। तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, जाइगोट अपने चारों तरफ इस तरीके से एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। यानी इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जाइगोट जैसे ही बना फर्टिलाइजेशन के बाद ये अपने ऊपर इस तरीके से एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, ये वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ही वॉल का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो जाइगोट है अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है कि जो जाइगोट है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, जो आपका जाइगोट है, जाइगोट इंक्रीजेज इट्स साइज, जाइगोट अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, पहले के मुकाबले ये अपने साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सारे स्ट्रक्चर जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। सो जाइगोट ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया, ठीक है, और इसके अराउंड ये वॉल आप देख ही रहे हो, ये वॉल ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये बेसिकली वॉल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही जाइगोट के अंदर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। तो साइज इंक्रीज करते ही अब ये क्या है, अब ये बेसिकली डिवीजन के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, डिवीजन के लिए तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो अब इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा उसको समझते हैं। अब तक आपको अगर एकदम अगर याद हो गया हो, क्योंकि हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर बहुत बार डिटेल कर लिया है और ये कुछ जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो आई होप आपको ये सारे स्टेज अब याद हो जाने चाहिए। जनरली क्या है कि जैसे जाइगोट बना, अब जाइगोट बनते ही क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होते ही आप देखेंगे कि दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यहां पर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अब जाइगोट क्या करेगा, ये दो सेल का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम क्या है, सिर्फ जाइगोट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजों को बाद में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जाइगोट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ध्यान रखना ये भी अभी भी क्या है, जाइगोट है, ये भी जाइगोट ही है अभी। तो जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और इसके ट्रांसवर्स डिवीजन होते ही दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक को आप बोलेंगे एपीबेसल, एपीबेसल सेल, और दूसरे को आप नाम देंगे हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। एक हो जाएगा आपका एपीबेसल और दूसरा क्या हो जाएगा आपका हाइपोबेसल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब जैसे ही एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, अब ये जो एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल है इसके अंदर फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। ये जो एपीबेसल सेल है आपका और ये जो हाइपोबेसल सेल है इनके अंदर फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा उस डिवीजन का जो तरीका है, अब वो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर ऑब्लिक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है या ऑब्लिक वॉल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली क्या है, आपका एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल दोनों ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दोनों का डिवीजन कैसे होगा, बाय ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वॉल से, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं बोथ एपीबेसल एंड हाइपोबेसल, हाइपोबेसल divides by two oblique intersecting wall। यानी इनका जो डिवीजन होगा दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वॉल की वजह से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। तो इनिशियली अभी हम ये बना ही रहे थे कि ऊपर वाला क्या है आपका एपीबेसल, नीचे वाला हाइपोबेसल। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वॉल का फॉर्मेशन होगा। ऑब्लिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा। तो एक वॉल ये बन गया और दूसरा वॉल ये बन गया, ठीक है। सेम एज क्या होगा, इसके अंदर भी दो वॉल्स का फॉर्मेशन होगा, एक वॉल ये बन गया, एक वॉल ये बन गया। तो दो इस तरीके से आप देख रहे हो, दो इंटरसेक्टिंग वॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे दो इंटरसेक्टिंग वॉल बना, इसके बाद आप देखेंगे कि एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल के अंदर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पर आप देख रहे हो दो डिवाइडिंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम नाम देते हैं एपिकल सेल। ये भी आपका कहलाएगा
एपिकल सेल, और ये वाला भी आपका कहलाएगा एपिकल सेल। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो एपिकल सेल है ये एपीबेसल रीजन का है, और ये वाला जो सेल है वो आपका क्या है, हाइपोबेसल रीजन का है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एपिकल सेल है दोनों रीजन्स का, वो किसका किसका फॉर्मेशन करते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात करें एपिकल सेल ऑफ एपीबेसल रीजन। जो एपीबेसल रीजन है उसका जो एपिकल सेल है वो क्या बनाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी फर्दर जब डिवीजन होगा एपिकल सेल के, जो एपीबेसल रीजन में जो एपिकल सेल है उसमें जब फर्दर डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें जो एपिकल सेल है एपीबेसल रीजन का, ये आगे जाके बेसिकली आपका फॉर्मेशन करता है कैप्सूल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्या बनाता है, कैप्सूल बनाता है। उसके अलावा जो सीटा है, सीटा का अपर पार्ट बनाता है। ठीक है, सो ये बनाता है अपर पार्ट ऑफ सीटा। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है, एक कैप्सूल बनाएगा और एक बनाता है अपर पार्ट। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है, अगेन अब क्या है, एपिकल सेल है, एपिकल सेल ऑफ हाइपोबेसल रीजन। ठीक है, अब ये जो हाइपोबेसल रीजन है इसमें भी आपको देखने को मिलता है दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होते हुए। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि जो अपर पार्ट ऑफ सीटा तो ऑलरेडी बन चुका है, अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा है वो कौन बनाएगा, हाइपोबेसल एपिकल सेल बनाएगा। ठीक है, सो ये बनाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा। और दूसरी क्या चीज बनाता है, ये दूसरा बनाएगा ये बचा हुआ फूट। क्योंकि आपने देखा है कि इसके स्पोरोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर आपको कैप्सूल देखने को मिल जाता है, उसके बाद सीटा देखने को मिल जाता है, उसके अलावा फूट देखने को मिल जाता है। इतनी चीजें होती हैं स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका जो कैप्सूल है, कैप्सूल का फॉर्मेशन एपीबेसल सेल वाला एपिकल सेल कर रहा है, और सीटा का अपर पार्ट है वो बना रहा है, और जो आपका जो हाइपोबेसल सेल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा और साथ के साथ फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जिस समय यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी केस में हम देखते हैं कि जो वेंटर सेल है, जो ये अभी मैंने बताया था वेंटर सेल, वो बेसिकली क्या करता है, डिवाइड करता है, स्टिमुलेट, उसके अंदर वेंटर सेल के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है, और ये बेसिकली इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और ये जो कैलिप्ट्रा है कब तक रहता है, टिल मैच्योरिटी। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पर मेंशन कर ही देता हूँ सो दैट कि आपको जब रिवाइज करो तो याद रहे। ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेंटर सेल्स stimulates and forms calyptra which provide protection to developing sporophyte, स्पोरोफाइट टिल मैच्योरिटी। यानी जब तक कि मैच्योरिटी नहीं आ जाती तब तक ये इसको बेसिकली क्या कर रहा है, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये वेंटर सेल, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट की सारी चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो किस तरीके से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या है, अपने ऊपर एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद जाइगोट अपना साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज उसको क्या है, डिवाइड करने जाना है।
तो जाइगोट अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। जाइगोट का साइज इंक्रीज होते ही इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक एपीबेसल सेल्स और एक हाइपोबेसल सेल्स, ठीक है। अभी जो एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल है, इसके अंदर आपको दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वॉल्स के थ्रू डिवीजन होगा, और दो ऑब्लिक इंटरसेक्टिंग वॉल की वजह से आप देखेंगे कि एपीबेसल और हाइपोबेसल दोनों ही जगह आपको एपिकल सेल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जो आपका एपीबेसल रीजन है, एपीबेसल रीजन का जो एपिकल सेल है, ठीक है, वो बनाता है कैप्सूल, ठीक है। उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ सीटा बनाता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन जो हाइपोबेसल सेल है, जो हाइपोबेसल सेल का जो एपिकल सेल है, वो आपका क्या बनाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीटा, ठीक है। उसके अलावा ये फुट का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में जो वेंटर सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, उसके अलावा ये कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करेंगे, और ये कैलिप्ट्रा डेवलपिंग स्पोरोफाइट को बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जब तक कि स्पोरोफाइट के अंदर मेच्योरिटी ना आ जाए, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उसी तरीके का डायग्राम है कि यहाँ पर देखो दो एपिकल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, यही फर्दर आगे जाके बाकी चीजों का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये जो डायग्राम है यहाँ तक वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो अब तक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो लेक्चर है मैं सिंह पांडे जैन बॉटनी की एक बुक है वहां से प्रिपेयर करता हूं, तो आप चाहे तो उस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, और वहां से एक बार जब इसको सारे अच्छे से रीड कर लेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वैसा आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा सारे डायग्राम अच्छे से। कहीं पे भी डाउट बनने किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट के अंदर भी हमने देखा तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कैप्सूल, फिर सीटा और एक फूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है कैप्सूल, वो कैप्सूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कैप्सूल का फॉर्मेशन बेसिकली अगर मुझे स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए हमें जो सबसे बेस्ट स्टेज अगर हम बात करें, वो बेस्ट स्टेज होता है जब हम यंग स्पोरोफाइट का ट्रांसवर्स सेक्शन काट ले, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम काटते हैं उस समय हम क्या है इसकी बेस्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको कि बेस्ट स्टडीड इन सीरियल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्पोरोफाइट, यानी जो यंग स्पोरोफाइट है उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काट ले उस समय हम इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो यंग ट्रांसवर्स सेक्शन है वो बेसिकली एपिकल सेल के नीचे वाला पार्ट का होना चाहिए, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर एपिकल सेल बनाया था पीछे, यहां पर ध्यान दो, ये जो पीछे एपिकल सेल बनाया इसके नीचे से अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तब हमें ये बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और उसके अंदर सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम ले रहे हैं, इन ट्रांसवर्स सेक्शन, जो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ठीक है, कहां का लिया है, जस्ट बिलो द एपिकल सेल, जस्ट बिलो द एपिकल सेल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, जस्ट बिलो द एपिकल सेल। उसके अलावा क्या है, जैसे हम जब एपिकल सेल के नीचे वाला पार्ट देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। सो इन ट्रांसवर्स सेक्शन जस्ट बिलो द एपिकल सेल it forms almost spherical segment। क्या मतलब हुआ इसको समझते हैं, देखो जरा, ये जो पीछे वाला डायग्राम है अगर मैं यहां से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूं, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटता हूं यानी ये क्या है, एपिकल सेल के जस्ट नीचे है, तो जैसे ही मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो मुझे क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हमें एक बेसिकली बात करें तो स्फेरिकल सेगमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्या है, स्फेरिकल सेगमेंट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हो इस तरीके का, ये इस तरीके का एक स्फेरिकल सेगमेंट देखने को मिलता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल सेगमेंट मिला है हमें, ठीक है, इसके अंदर अब डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम देखते हैं
कि ये जो स्पेरिकल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखा है आपको, इसके अंदर वर्टिकल वॉल्स का फॉर्मेशन होगा। वर्टिकल वॉल के फॉर्मेशन की वजह से ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इस तरीके से एक क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जो सेल है आपका, दीज डेरिवेटिव्स, ये जो डेरिवेटिव है, दीज derivatives divides by vertical wall forming a quadrant, यानी एक क्वाड्रेंट बनाएगा। मतलब इनिशियली जब हमने उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो वो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर वर्टिकल वॉल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। अब ये हमें इस तरीके से क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी ये बी वाला शेप दिखाई देगा, यानी ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी सेल है ये हर एक सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका जो डिवीजन होगा वो कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ईच क्वाड्रेंट सेल डिवाइड्स बाय कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन। ध्यान रखना है कि जो 4 सेल है, चारों सेल के अंदर कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ये यहीं पर आपको ये स्पेसिफिक चीजें देखने को मिलती है। यानी कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब है कि हर एक सेल इक्वली डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ पर ये क्वाड्रेंट पहले से बना हुआ था, अब क्या होगा, इसके अंदर आप देखेंगे कि सारे सेल्स के अंदर कैसा डिवीजन होगा, कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है इसको अभी समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है, इसके अंदर देखेंगे कि आपको 2 टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 टाइप के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें से एक है स्मॉल सेल, इधर मैं बना देता हूं, एक है आपका स्मॉल सेल और एक है आपका लार्ज सेल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पर बस ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन्हीं चीजों के ऊपर है बस, और बाकी सारी चीजें बहुत आसान सी है। ठीक है, बस यही थोड़ा सा लैंग्वेज टफ कर रखा है बुक के अंदर। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारे डायग्राम में बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्व्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा जिसकी वजह से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एक होगा स्मॉल सेल और एक होता है लार्ज सेल। ठीक है, ये जो स्मॉल सेल है वो तो बेसिकली आपको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये ट्रायंगुलर शेप के होंगे, ये ट्रायंगुलर शेप के होंगे। और जो लार्ज सेल है ध्यान से देखो, ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई देंगे, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। स्मॉल सेल ट्रायंगुलर शेप का होगा, लार्ज सेल कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, सो फटाफट हम क्या करते हैं, यहां तक चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट के अंदर जो सबसे मेजर पार्ट है वो उसका कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल का जो डेवलपमेंट है उसको अगर हमें समझना है तो उसके लिए हम जो इसका सीरियल ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, यानी यंग स्पोरोफाइट का सीरियल ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो उसके अंदर हमें अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, एपिकल सेल के नीचे वाले पार्ट का होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और उस समय जब हम इसका स्फेरिकल सेगमेंट देखेंगे या एपिकल सेल के नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो हमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर हम बात करें कि वर्टिकल वॉल्स के थ्रू अगर डिवीजन हो तो ये क्या करता है, इस तरीके से क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के हर एक सेल, ईच क्वाड्रेंट सेल, जितने भी क्वाड्रेंट सेल है इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, और एंटीक्लाइनल डिवीजन की वजह से एक लार्ज सेल का फॉर्मेशन होगा और एक स्मॉल सेल का फॉर्मेशन होगा। स्मॉल सेल ट्रायंगुलर शेप का होता है, लार्ज सेल आपका
रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट बनने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी आप रेक्टेंगुलर शेप के जो सेल्स हैं इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होगा, और डिवीजन के बाद ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से आपको कुछ अंदर वाले सेल दिख रहे हैं और उसके अलावा कुछ बाहर वाले सेल देखने को मिलेंगे। तो जब रेक्टेंगुलर सेल्स के अंदर फर्दर डिवाइड होगा तो बनता है एंडोथीशियम, और उसके अलावा एम्पीथीशियम का फॉर्मेशन होता है, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम है यही दोनों इंपॉर्टेंट या बोल सकते हो फंडामेंटल लेयर हैं स्पोरोफाइट के, यानी इन्हीं दोनों लेयर से बाकी जाके पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बनने वाला है। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पोरोफाइट का जो फंडामेंटल सेल है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि एंडोथीशियम और एम्पीथीशियम, दीज आर द फंडामेंटल सेल लेयर्स ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। अब ये जो आपका एम्पीथीशियम है, एम्पीथीशियम के अंदर बहुत बार पेरिकनाइल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे इस तरीके से लेयर बनेंगे, फर्स्ट रिंग, फिर सेकंड रिंग के बाद थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, इस तरीके से आप देखेंगे एक के पीछे एक रिंग बनना स्टार्ट होगा। और ये रिंग कैसे बनते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ ये जो आपके एम्पीथीशियम है, एम्पीथीशियम के अंदर सेल्स के अंदर जो डिवीजन है, डिवीजन से रिंग्स बनेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट जो एम्पीथीशियम है उसके अंदर डिवीजन हुआ तो पहला रिंग बनेगा, उसके बाद फिर ये जो आउटर रिंग है इसके अंदर डिवीजन होगा तो सेकंड रिंग का फॉर्मेशन होगा, सेकंड रिंग के अंदर डिवीजन होगा फिर थर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, थर्ड रिंग के अंदर डिवीजन होगा तो फोर्थ और फिफ्थ रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो अपर कुलम वाला रीजन है वहां पर एक रिंग और दिखाई देखने लगता है, अदरवाइज बाकी आपको टोटल 5 ही रिंग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो अपर कुलम वाला रीजन है वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा रिंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 6 रिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिंग बनेंगे, तो आपको याद रखना है, अभी मैं बताऊंगा कि रिंग्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो रिंग आपको ध्यान रखना है कैसे बनेंगे, एम्पीथीशियम में डिवीजन करेगा, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, इस तरीके से बनाएगा। सेम एज आपका जो एंडोथीशियम है उसके अंदर भी बिल्कुल ऊपर के जैसे ही डिवीजन होगा, और ये भी फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, इस तरीके से रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर भी एंडोथीशियम के अंदर भी इसी तरीके से डिवीजन होगा। तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है, सो दैट कि अभी मैं आगे लिखूं तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्यों हो रही है और क्या मतलब कि कैसे बन रही है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे की चीजें किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। सो जनरली क्या हुआ कि अब दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डायग्राम से दो चीजें बन के आ चुकी हैं। तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा से बना देता हूं। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वाड्रेंट था, ठीक है। क्वाड्रेंट के हर एक सेल ने डिवाइड किया, इस तरीके से हर एक सेल ने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है ट्रायंगुलर सेल, एक मिल रहा है ट्रायंगुलर सेल, और एक मिल रहा है हमें रेक्टेंगुलर सेल, रेक्टेंगुलर सेल। अब ये जो रेक्टेंगुलर सेल है, अब ये आगे इसके अंदर डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सेल से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द रेक्टेंगुलर सेल। तो हमारे पास है रेक्टेंगुलर सेल, ठीक है। हमें बेसिकली वो रिंग्स बनानी है, जितनी सारी रिंग्स हैं, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर सेल है इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पेरिक्लाइनल्स, पेरिक्लाइनल डिवीजन। और पेरिक्लाइनल डिवीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, सरफेस के पैरेलल होता है। अब सरफेस के ध्यान रखना है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन से लेयर्स बनेंगी, और एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है कि अभी हम बार बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल यूज करेंगे, ठीक है। तो पेरिक्लाइनल का काम होगा लेयर्स को बढ़ाना। जैसे सपोज करो, अगर ऐसा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साइड में कहीं पे, सो दैट कि आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से सेल की दो लेयर्स बना देगा। इस तरीके से सेल की दो लेयर्स बन जाएगी, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ठीक है। लेकिन अगर ये हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन, अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है तो एंटीक्लाइनल डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या करता है, सेल के नंबर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो याद रखना है, सेल नंबर इंक्रीज कर देगा। इसको मैं रफ में छोटा छोटा बना रहा हूँ, इसको आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं, या मैं लिख ही देता हूँ सो दैट कि कभी आप रिवाइज करो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको साइड में मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि आपके लिए याद करना ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। पेरिक्लाइनल डिवीजन बेसिकली क्या करेगा, लेयर्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इंक्रीजेज द लेयर्स, यानी जो सेल्स की जो लेयर है उसको इंक्रीज कर देगा बट नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इंक्रीजेज द लेयर बट नॉट नंबर, बट नॉट नंबर ऑफ सेल, ये सेल के नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा बट सेल के लेयर्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। सेम एज अगर मैं एंटीक्लाइनल की बात करूं, अगर मैं यहां पे एंटीक्लाइनल डिवीजन की बात करूं, तो एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या करता है, लेयर्स को इंक्रीज नहीं करता, ये सेल के नंबर्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि पहले टोटल 16 सेल थे, तो अब अगर एंटीक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा तो 32 सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल बट नॉट लेयर्स, ये लेयर्स को इंक्रीज नहीं करता बट ये क्या करेगा, सेल के नंबर्स को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो इसको मैंने साइड में लिख दिया है। इसको आप बेसिकली क्या है, जब भी आप रिवाइज करो तो इस चीज को एक बार आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है, क्योंकि यहां पर हम फर्दर बार बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं पहले इसको मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। सो अब क्या होगा कि रेक्टेंगुलर डिवीजन हुआ, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो सेल्स है उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से बेसिकली क्या है, पीछे 4-4 सेल्स बने। जैसे यहाँ पर ध्यान दो कि रेक्टेंगुलर सेल भी नंबर में 4 होते हैं और ट्रायंगुलर सेल भी क्या है, नंबर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी 4 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पेरिक्लाइनल सेल बनने की वजह से, ठीक है, पेरिक्लाइनल सेल बनने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, 8 पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, यानी जो लेयर्स की फॉर्म बनेंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 8 पेरिफेरल सेल्स, 8 पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो 8 पेरिफेरल सेल्स है यही आगे जाके क्या करता है, एम्फीथिशियम का फॉर्मेशन करता है, यानी ये क्या करेगा, फॉर्म्स एम्फीथिशियम, ये एम्फीथिशियम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एम्फीथिशियम के अंदर, एम्फीथिशियम बाहर होगा, एम्फीथिशियम क्या होगा, ये आपका आउटर लेयर बनाएगा, लेकिन जो अंदर की साइड होगा, इनर साइड एम्फीथिशियम बाहर होगा, लेकिन अंदर साइड आपको 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। इनर साइड क्या होगा, 4 सेल्स ऑफ एंडोथिशियम, यानी आपको बाहर में क्या है कि एंडोथिशियम देखने को मिलेगा। मींस इसका अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इनिशियली क्वाड्रेंट था हमारे पास, इस तरीके से क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से कि 4 अंदर की तरफ आपको एंडोथिशियम दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से टोटल 8 इस तरीके से बाहर आपको देखने को मिल जाएगा एम्फीथिशियम, और अंदर की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से ये 4 एंडोथिशियम। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो एम्फीथिशियम होता है और एंडोथिशियम जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करके लिखना है कि जो आपका एम्फीथिशियम और आपका एंडोथिशियम, ये जो दोनों सेल की जो लेयर है इसी को हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर है, ठीक है। सो दीज आर टू फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर ऑफ स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट की क्या है, ये
फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर है, मींस कि पूरा का पूरा जो स्पोरोफाइट है वो इन्हीं दोनों लेयर से मिलके बनने वाला है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो दो लेयर्स हमारी बनी है, ये जो दोनों लेयर्स बनी है, इन लेयर्स के अंदर जो डेफिनेट सीक्वेंस में जब डिवीजन होता है तब जाके पूरा का पूरा आप देखेंगे कि कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो अगर क्या होगा, सेल्स ऑफ बोथ लेयर, ये जो इन दोनों सेल्स के जो लेयर हैं इसको हम लिख रहे हैं सेल्स ऑफ बोथ लेयर, ठीक है। बोथ लेयर का मतलब क्या है, एम्फीथिशियम, एम्फीथिशियम और एंडोथिशियम। ये दोनों सेल्स की जो लेयर हैं, द सेल्स ऑफ बोथ लेयर डिवाइड इन डेफिनेट सीक्वेंस एंड contribute टू 3 रीजन्स। यानी जो कैप्सूल है उसकी कैप्सूल के 3 रीजन्स को बनाने में ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब ये कैप्सूल के अंदर कौन कौन से 3 रीजन्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला होता है अपरकुलम, सबसे ऊपर वाला होता है अपरकुलम, उसके जस्ट नीचे होता है आपका थीका, और थीका के जस्ट नीचे होता है एपोफाइसिस। ये सारे स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं अभी हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार सम अप कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब भी हम फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट को पढ़ते हैं तो उसका स्पोरोफाइट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो कैप्सूल होता है। उसके अलावा देखेंगे तो कैप्सूल हो गया, सीटा हो गया, फुट भी होता है, लेकिन हमें कैप्सूल मेन पढ़ना है बिकॉज कैप्सूल के अंदर ही आपका स्पोरोजेनेसिस होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल का फॉर्मेशन है, कैप्सूल या स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन है, उसके लिए आपका एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम जो सेल्स की लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर है, यही जाके पूरा का पूरा फॉर्मेशन करने वाली है, ठीक है। अब ये जो आपका एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम है इसके अंदर डेफिनेट सीक्वेंस में अगर सपोज करो डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है, डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर अगर डिवीजन होता है तब जाके ये क्या करेगा, कैप्सूल के अंदर 3 रीजन्स होते हैं जिनको अभी हम देखेंगे, जैसे कि अपर कुलम, थीका और एपोफाइसिस। इन तीनों रीजन्स को बनाने में ये मदद करता है। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि एम्पीथीशियम आउटर लेयर होता है और जो इनर 4 लेयर हैं, इनर जो 4 सेल हैं वो आपका क्या होगा, एंडोथीशियम होगा। एपिथीशियम बाहर वाला, एंडोथीशियम अंदर वाला, ठीक है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना है और ये दोनों बेसिकली क्या है, फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एम्पीथीशियम के बारे में कि अब एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम किस तरीके से डिवाइड होते हैं, यानी बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इन लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी अभी हमने एम्पीथीशियम और एंडोथीशियम बना लिया है, अब उसके बाद हमें क्या है, इस तरीके से ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग का फॉर्मेशन करना है कि ये सारी रिंग्स कैसे बनती है, ठीक है। यानी इन रिंग्स का फॉर्मेशन किससे होगा, जितने भी ये रिंग्स आप देख रहे हो इसके चारों तरफ ये जो आपको फर्स्ट रिंग देखने को मिल रही है, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग, ये जो रिंग्स देखने को मिल रही है, ये रिंग्स कैसे बनती हैं अब हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो रिंग्स है, रिंग्स का फॉर्मेशन किससे होता है, आपके एम्पीथीशियम, ये जो आपका जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर था आपका, ये आपका एम्पीथीशियम, इसके अंदर डिवीजन से होता है, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार फटाफट इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एम्पीथीशियम है, जो आपका एम्फीथिशियम है, उसके अंदर आप देखेंगे कि पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल, या बोल सकते हो कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। अभी मैंने आपको बताया कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या करता है, लेयर्स बनाता है, ठीक है। सो जैसे ही ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा इसके अंदर, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते ही जो एम्पीथीशियम अभी क्या था, एक लेयर का था, 1 लेयर, इसके अंदर अभी सिर्फ एक ही लेयर हमें देखने को मिल रही थी। ध्यान दो पीछे इस डायग्राम में, अभी हमें एम्पीथीशियम की सिर्फ एक ही लेयर, ये वाली लेयर देखने को मिल रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आप पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा
वैसे क्या होगा, हमें 2 लेयर्स देखने को मिल जाएगा, यानी टू कंसेंट्रिक रिंग ऑफ 8 सेल ईच, यानी 2 रिंग भी मिलेगा और दोनों रिंग के अंदर क्या होगा, आपको 8 सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो फर्स्ट रिंग बनेगा, यहाँ पे 2 रिंग बन रहा है, ठीक है, 2 रिंग बनेगा, तो जो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान देंगे इधर, जो अंदर की तरफ यहाँ पर होगा, यानी ये पहले 4 था, मतलब इसके अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 8 सेल से इस तरीके से 2 रिंग का फॉर्मेशन है, 2 कंसेंट्रिक बना। तो जो अंदर की तरफ जो होता है, अंदर की तरफ जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिंग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिंग बोलने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, 2 कंसेंट्रिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जो कंसेंट्रिक रिंग है उसके अंदर जो इनर वाला पार्ट होगा, इनर वाला जो रिंग है, ठीक है, इनर रिंग को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रिंग बोलेंगे, और जो दूसरा रिंग होगा वो आउटर रिंग बनेगा। ठीक है, आउटर रिंग ये आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा। आउटर रिंग को अभी हम नाम नहीं देंगे, ये जो आउटर रिंग है ये क्या होगा, फर्दर डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड होगा। तो जनरली क्या होगा कि एम्पीथीशियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, 2 रिंग का फॉर्मेशन होगा। 2 रिंग कौन कौन सा, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग। इनर रिंग को हम फर्स्ट रिंग अब नाम देना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो आउटर रिंग है वो अभी भी उसको नाम नहीं देंगे, वो फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये फर्दर कैसे डिवाइड होता है देखते हैं इसको। ठीक है, सो ये जो आपका आउटर रिंग है, जो आउटर रिंग है, ठीक है, इस आउटर रिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले आउटर रिंग में क्या होगा, जो आउटर रिंग था इसके अंदर फर्स्ट एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि एंटीक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एंटीक्लाइनल से क्या होंगे, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो शुरुआत में पहले ये क्या था, 8 सेल का था, ये जो शुरुआत में 8 सेल का था, अब कितना हो जाएगा, 16 सेल का रिंग बनेगा। ठीक है, अब ये एंटीक्लाइनल से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए, यानी 16 सेल का रिंग बन गया। अब 16 सेल का जब रिंग बन जाएगा, अब इसके अंदर फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन, जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, अब हमें फिर से क्या होंगे, 2 रिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर से क्या मिलेगा, 2 रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 2 रिंग बनेंगे फिर से इसमें से क्या होगा, एक इनर रिंग होगा और एक होगा आपका आउटर रिंग। ठीक है, जो इनर रिंग है अब इसको नाम दे देंगे हम सेकेंड रिंग। ठीक है, और जो आउटर रिंग है ये फिर से डिवाइड होने चला जाएगा, ये फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, अब फिर से हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो आउटर रिंग है, अब इसके अंदर कितने हैं, 16 सेल है। इसके अंदर अब बेसिकली क्या है, टोटल 16 सेल हैं, ये चीज हमें याद रखना है। तो अब ये जो फिर से जो आउटर रिंग है हमारा, फिर से जो आउटर रिंग है जो फिर से डिवाइड होने के लिए जा रहा है, अब ये जो फिर से जो आउटर रिंग है इसके अंदर अब क्या होगा, फिर से डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, आउटर रिंग में फिर से कौन सा डिवीजन होगा, फर्स्ट एंटीक्लाइनल, फर्स्ट एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। और जैसे एंटीक्लाइनल डिवीजन हुआ, अगेन क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या होगा आपका, जो आउटर पहले 16 सेल का था, इनिशियली कितना था, 16 सेल, अभी ये 16 सेल में हमने देखा था। तो जो पहले 16 सेल का था, अब एंटीक्लाइनल डिवीजन हो गया, तो अब कितना हो जाएगा, 32 सेल रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 32 सेल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। 32 सेल रिंग का बनने के बाद इसके अंदर फिर से कौन सा डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल। इसके अंदर फिर से पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद फिर से आप देखेंगे कि 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, फिर से 2 लेयर बना। अगेन एक होगा आपका इनर लेयर, इनर लेयर, या आप इसको इनर रिंग बोल सकते हो, फिर से इनर रिंग, और इस इनर रिंग को आप नाम देंगे थर्ड रिंग। इसको क्या नाम देंगे, थर्ड रिंग। और जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग अगेन फिर से डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड।
ठीक है, देख रहे हो आप धीरे धीरे जितनी भी रिंग्स अभी मैंने दिखाई दी आपको पीछे, वो धीरे धीरे रिंग्स कैसे बनती चली जा रही हैं। ठीक है, अब ये जो आउटर रिंग है, ये जो आपका आउटर रिंग है, अब ये जो फिर से जो आउटर रिंग है आपका आउटर रिंग, अब इसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं होता, अब डायरेक्टली ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है। यानी अब तक आप देख रहे थे एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, लेकिन अब लास्ट टाइम में क्या होगा कि अब पेरिक्लाइनल डिवीजन नहीं, अब एंटीक्लाइनल डिवीजन नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पेरिक्लाइनल डिवीजन ही होगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होगा, आपके दो लेयर्स बनेंगे, अगेन दो रिंग बनेंगी। ठीक है, अगेन क्या होंगे, टू रिंग, एक होगा अगेन इनर रिंग, क्योंकि ये लेयर्स बनाता है, अगेन इनर रिंग बनेगा, और एक बनता है आपका आउटर रिंग। इनर रिंग को अब नाम दे देंगे हम फोर्थ रिंग, और जो आउटर रिंग है उसको नाम दे देंगे फिफ्थ रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे रिंग्स जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से ये पूरे के पूरे पांचों रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो पांच रिंग आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पांचों रिंग इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी चीज है अच्छे से समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हुआ। ठीक है, पहले दो लेयर थी, उसमें से एक लेयर फिर से डिवाइड हो जाएगा, अगेन एक लेयर डिवाइड होगा, अगेन एक लेयर डिवाइड होगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली एक दूसरे से डिवाइड होते चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर एक नोट वाला पॉइंट है जो हमें याद रखना है, और ये नोट वाला पॉइंट क्या है, वो हमें ये याद रखना है कि जो अपर कुलर रीजन होता है, इन अपर कुलर रीजन, जो आपका अपर कुलर रीजन है, आप देखेंगे यहां पर एक एडिशनल रिंग का फॉर्मेशन होता है। इन अपर कुलर रीजन वन एडिशनल रिंग इज फॉर्म्ड। अपर कुलर रीजन का मतलब माउथ वाला जो रीजन है, वहां पे एक एडिशनल रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए क्या है टोटल 6 रिंग हो जाएंगे। एडिशनल रिंग इज फॉर्म्ड, दस टोटल 6 रिंग्स आर फॉर्म, इसलिए 6 रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, और ये नोट वाला पॉइंट है जो हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारा एम्पीथीशियम के अंदर डिवीजन हो रहा था, उसी तरीके से क्या होगा, जो अंदर की तरफ जो हमारा एंडोथीशियम बच रहा था, ठीक है, जो एंडोथीशियल सेल बच रहा था, उसके अंदर भी अब इसी तरीके से डिवीजन होगा। सो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, जो अंदर की तरफ, जो इनर की तरफ जो 4 एंडोथीलियल या एंडोथीशियल सेल थे, 4 एंडोथीशियल 4 एंडोथीशियल सेल एट सेंटर, जो कि सेंटर पे थे। ठीक है, वो क्या करेंगे, रिपीट्स इन सेम पैटर्न, रिपीट इन सेम पैटर्न, जिस पैटर्न में अभी हमने जो डिवीजन पढ़ा है, उसी पैटर्न में ये भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिपीट सेम पैटर्न ऑफ डिवीजन, बिल्कुल सेम पैटर्न ऑफ डिवीजन में ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रखना है, इसी की वजह से एज अ रिजल्ट, यानी ये बार बार जब ऐसा डिवीजन होगा, उसके रिजल्ट से एज अ रिजल्ट 4 एंडोथीशियल सेल डिफरेंशिएट 4 एंडोथीशियल सेल डिफरेंशिएट इनटू 8 पेरिफेरल सेल। ध्यान रखना है, यानी जब इसमें कंटिन्यूअसली बार बार डिवीजन होगा, तो ये जो 4 एंडोथीशियल सेल है वो 8 पेरिफेरल सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो 8 आपके एंडोथीशियल या जो 8 पेरिफेरल सेल है, वो फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, जिसकी वजह से क्या है कि 16 सेल का आपको कॉल्यूमुला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंडोथीशियल सेल डिवाइड ट्वाइस, ये दोबारा से डिवाइड होगा ट्वाइस, गिविंग राइज 16 सेल which forms
कॉल्यूमिला, कॉल्यूमिला यानी जो कैप्सूल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको कॉल्यूमिला बोलते हैं। अभी डायग्राम की मदद से इसको समझेंगे कॉल्यूमिला कौन सा होता है, ठीक है। सो एंडोथेलियल सेल क्या है, कॉल्यूमिला का फॉर्मेशन कर देगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो जो एंडोथेलियल सेल का जो 16 सेल है वो बाद में जाके कॉल्यूमिला का फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा जो इसका पेरिफेरल सेल है, जो पेरिफेरल जो बाहर वाला जो सेल्स होगा, ठीक है। सो इसका देखेंगे पेरिफेरल, जो पेरिफेरल सेल है वो फिर से डिवाइड करेगा, पेरिफेरल सेल डिवाइड अगेन, ठीक है। ये अगेन डिवाइड होगा और इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट रेडियल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रेडियल वॉल का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि ये अगर सेल है तो इस तरीके से साइड साइड में रेडियल वॉल्स बनेंगे, इस तरीके से इसे रेडियल वॉल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा रेडियल वॉल होगा, देन उसके बाद इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन पेरिक्लाइनल, तब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। और पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद अभी मैंने बताया था कि जब भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो दो लेयर्स का फॉर्मेशन होगा और दोनों लेयर्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कितने 16 सेल का होगा, क्योंकि ऊपर 8 पेरिफेरल सेल थे, उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन यहाँ पर हुआ, रेडियल डिवीजन हुआ, रेडियल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होके 8 से कितना हो गया, इनिशियली ये 8 था, ठीक है। रेडियल डिवीजन हो गया तो 16 हो गए। अब 16 से पेरिक्लाइनल के दो लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक होगा आपका इनर लेयर और एक होगा आपका आउटर लेयर, ठीक है। एक बनता है आपका इनर लेयर और एक बनता है आपका आउटर लेयर। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, एंडोथीशियम में चल रहा है, बिल्कुल सेम एज वैसे ही चल रहा है जैसे पीछे हमने एम्फीथीशियम के बारे में बात की थी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो आपका इनर लेयर है, जो आपका इनर लेयर जो आप देख रहे हो, ठीक है, इनर लेयर आप देखेंगे कि ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इनर लेयर मैच्योर इनटू, मैच्योर इनटू इनर स्पोर, इनर स्पोर सेक। ये इनर स्पोर सेक के अंदर डेवलप हो जाता है। इनर स्पोर सेक क्या होता है, इसको अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉल्यूमिला बन रहा है, ठीक है। इधर ये जो पार्ट है ये वाले इसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है कॉल्यूमिला हो जाएगा। उसके अलावा ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हो, ये खाली स्पेस, इसको हम इनर स्पोर स्पेस देख बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये जो इधर इसके अंदर जो स्पेस देखने को मिल रहा है स्पोर सेक के अंदर, ये आपका स्पोर सेक का स्पेस कहलाएगा। ये चीज अभी आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो जो इनर लेयर है, जो अंदर वाला लेयर है, वो मैच्योर हो जाता है किसमें, इनर स्पोर सेक के अंदर मैच्योर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन जो आपका आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है उसके अंदर फिर से डिवीजन होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिवाइड्स बाय रेडियल वॉल। रेडियल वॉल यानी रेडियल वॉल का मतलब क्या है, अगेन यहां पर सेल्स के नंबर इंक्रीज होगा एंड फॉर्म्स आर्कीस्पोरियम। ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे यही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनको हमें याद रखनी है बस, कि जो आउटर लेयर है एंडोथीशियम का, जो आउटर लेयर है वो फिर से डिवाइड करेगा रेडियल वॉल से, यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे और जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे अब वो क्या बना देगा, आर्की स्पोरियम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली क्या होता है, शुरुआत में जो आर्की स्पोरियम होता है सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन उसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने के बाद ये मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन कर देता है। सो इनिशियली, इनिशियली आर्की, आर्की स्पोरियम इज सिंगल लेयर्ड but after periclinal division it forms, या division it become double layer of fertile spore mother cell, spore
मदर सेल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और यही स्पोर मदर सेल जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपका स्पोर मदर सेल बन रहा है, यही बाद में क्या करेगा, फोर हैप्लॉइड, फोर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा बाद में जाके। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। मे बी आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, तो इसको एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनरली क्या होगा कि सबसे पहले एम्पीथीशियम का डिवीजन हो गया है। ठीक है, एम्पीथीशियम के डिवीजन होने के बाद अब जो एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के अंदर जो 4 एंडोथीशियल सेल हैं, ठीक है, अब उनको भी डिवाइड करना है। वो क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कैप्सूल है उसको बनाने का काम करेंगे। ठीक ठीक है, तो जो 4 एंडोथीशियम सेल है वो क्या करेगी, अपने आप को सेंटर पे रिपीट करेगी और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में डिवाइड करेगी जिस पैटर्न में एम्पीथीशियम डिवाइड कर रही थी। ठीक है, इसके बेसिस पे जो आपका जो 4 एंडोथीशियल सेल है वो 8 पेरिफेरल सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंडोथीशियल सेल जब डिवाइड करना स्टार्ट करेगी तो इसके अंदर क्या होगा, आपका रेडियल वॉल से डिवीजन होगा या एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे 16 सेल बनेगा और बाद में जाके ये कॉलुमेला का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अब जो बाकी जो पेरिफेरल सेल हैं, जो बाकी 8 पेरिफेरल सेल हैं, वो क्या करेंगे, उसके अंदर फिर से रेडियल डिवीजन होगा। रेडियल डिवीजन का मतलब वही एंटीक्लाइनल टाइप का डिवीजन, यानी इसके अंदर क्या होगा, सेल के नंबर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और जब सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएगा फिर उसका लेयर्स इंक्रीज करना है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन कर लेगा। इससे क्या है, 2 लेयर्स बनेगा, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। तो जो इनर लेयर है, इनर लेयर मैच्योर हो जाता है इनर स्पोर सेक में। ठीक है, लेकिन जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर बेसिकली आर्कीस्पोरियम का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आर्कीस्पोरियम है शुरुआत में तो सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से डबल लेयर बना देगा। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर जितने भी सेल हैं वो फर्टाइल होते हैं और बाद में जाके यही स्पोर मदर सेल कहलाते हैं, जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होने के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से उसके अंदर स्पोर्स भी बनने लग जाते हैं, क्योंकि कैप्सूल के अंदर बेसिकली क्या है, हमें स्पोर्स का फॉर्मेशन ही तो करना है, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो कैप्सूल है, पूरा का पूरा कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इस समय, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम, ये पूरा का पूरा कैप्सूल है। ठीक है, सो कैप्सूल के अंदर बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आप बोलेंगे अपर। ठीक है, उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं थीका प्रॉपर, थीका प्रॉपर। और इस थीका प्रॉपर के अंदर आप देखेंगे बीच में आपको कॉल्यूमेला देखने को मिल जाएगा, फिर आपको स्पोर सेक्स देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा एयर सेक्स देखने को मिल जाता है, फिर एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको सीटा देखने को मिल जाएगा, फिर एपोफाइसिस देखने को मिल जाएगा। इन सभी स्ट्रक्चर से बेसिकली क्या है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसी को हम मैच्योर स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि एक मैच्योर स्पोरोफाइट, अगर हमारे पास अगर बात करें कि मैच्योर स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फूड। ठीक है, सो फुट क्या होता है इसको समझते हैं। तो अभी पीछे मैंने जब शुरुआत में डायग्राम बताया था फुट कैसा होता है, तो अगर हम फुट की बात करें तो बेसिकली स्मॉल, छोटा सा, स्मॉल डैगर शेप, डैगर का मतलब खंजर, डैगर शेप, डैगर शेप कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली क्या है, आर्चिगोनियल ब्रांचेस में एम्बेडेड होगा। ठीक है, स्मॉल डैगर शेप कॉनिकल स्ट्रक्चर एम्बेडेड, एम्बेडेड इन आर्चिगोनियल, आर्चिगोनियल ब्रांचेस, आर्चिगोनियल ब्रांचेस में ये क्या होंगे, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, फुट के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो होता है आपको सीटा। ठीक है, अगर हम सीटा की बात करें तो सीटा के अंदर आप देखेंगे ये बेसिकली एक लॉन्ग, जैसे आप यहां पर ध्यान दो, इस तरीके से लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर ट्विस्टेड, ट्विस्टेड स्टॉक, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है।
अच्छा ध्यान रखना, ये जो ट्विस्टेड होता है, ये सीटा का ट्विस्टेड होना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है डिहाइसेंस ऑफ स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसका ट्विस्टेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट कैप्सूल एट डिस्टल एंड, ये ध्यान रखना है, ये कैप्सूल को डिस्टल एंड पे सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसका डायग्राम देखें, तो इसके डायग्राम में हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके डायग्राम में हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी अगर मैं इसका टीएस काटूं इतने से पार्ट का, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। बीच वाला ये जो पार्ट होता है ये इसका कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये जो वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड, इसको बोलेंगे सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। और ध्यान रखना है ये थिन वॉल्ड होता है, ये कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है, सो दैट की कंडक्शन बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। और ये जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, इसका काम होता है, क्या काम होगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कंडक्टिंग, तो बेसिकली मिनरल और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा, तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट के कंडक्शन में हेल्प करता है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज, वो क्या होता है आपका कैप्सूल। तो एक मैच्योर स्पोरोफाइट इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल, ये जो ऊपर वाला पार्ट है कैप्सूल है आपका, ठीक है। तो ये कैसा होता है, स्लाइटली ऑब्लिक होगा, यानी थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जैसा आप देख रहे हो थोड़ा सा झुका हुआ है, ये स्लाइटली ऑब्लिक, मतलब ये एसिमेट्रिकल होता है, ये कैसा होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि ये इरेक्ट एंड ग्रीन व्हेन यंग, यानी ये कैसा होता है, इरेक्ट सीधा होगा, और जब यंग होता है उस समय ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। सो इट इज इरेक्ट एंड ग्रीन व्हेन यंग, जब ये यंग होता है तब ये ग्रीन कलर का होगा, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वैसे इसका कलर क्या होगा, ब्राइट ऑरेंज, एंड कर्व्ड एट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी आते ही कैसा हो जाएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का हो जाता है कैप्सूल, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सब ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर अगर हम बात करें तो आपको बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएगा। एक है आपका एपोफाइसिस, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा थीका प्रॉपर, और तीसरा आपको देखने को मिल जाता है एपिकल रीजन। यानी इन तीन स्ट्रक्चर से कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। तो एपोफाइसिस आपको ये दिख ही रहा है, ये वाला जो पार्ट है थीका प्रॉपर, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम एपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल करना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सीटा के बारे में आप याद रखेंगे कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्विस्टेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड होना बेसिकली इसको हेल्प करेगा डिहाइसेंस के समय में, ये चीज आपको याद रखना है। इसका ये वाला जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट कैसा होता है, इसका कंडक्टिंग नेचर का होगा, ठीक है।
जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट और वाटर का, ठीक है। कैप्सूल के अंदर आप देखेंगे कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। एक है एपोफाइसिस, एक है थीका प्रॉपर, और चौथा क्या है आपका एपिकल रीजन, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कैप्सूल के जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिटेल करेंगे। जैसे ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं, अब हमारा काम क्या है, इनको डिटेल करना कि इन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन होता है, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इनको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोफाइसिस की, यानी ये वाला जो पार्ट है एपोफाइसिस की, ठीक है। सो एपोफाइसिस का आप देखेंगे जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो एपिडर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और बीच बीच में इस तरीके से ये इंटरप्टेड होता है, जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग दिखाई देने लग जाती है, यानी इस तरीके से स्टोमेटा दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा बीच में आप देखेंगे सेंटर में इसके कुछ कंडक्टिंग सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या है, कंडक्शन में हेल्प करेगा, यानी न्यूट्रिएंट और वाटर को कंडक्शन करवाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे साइड साइड में आपको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी देखने को मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो फटाफट इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो अगर हम एपोफाइसिस की बात करें तो ये क्या है, आपको सबसे नीचे वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, यानी ये क्या है, ये बेसल पार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या है, बेसल स्टेराइल, स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल, ठीक है, पार्ट ऑफ कैप्सूल, ये बेसल स्टेराइल पार्ट होता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा क्या काम क्या होगा कि ये जो आपका एपोफाइसिस है, ये इसका काम क्या करेगा, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो कैप्सूल है, रिमेनिंग पार्ट है, ये कैप्सूल उसको किससे कनेक्ट करता है, सीटा से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होगा, कनेक्ट्स कैप्सूल, कैप्सूल विद सीटा, यानी कैप्सूल को सीटा से, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कैप्सूल है, इसको सीटा से कनेक्ट करने का काम करता है। ये चीज हमें याद रखना है। उसके अलावा जो हमें याद रखना है कि जैसे जैसे एपोफाइसिस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे ये पतला होता चला जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कैप्सूल का नेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, ग्रेजुअली नैरोज डाउन इनटू सीटा, ग्रेजुअली नैरोज डाउन इनटू सीटा, ठीक है। जिसकी वजह से हम ऐसा बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज नेक ऑफ द कैप्सूल, क्योंकि ये नीचे की तरफ पतला होता चला जा रहा है, इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, कैप्सूल का नेक का फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सेंटर में हमें, यहां पर सेंटर में हमें कंडक्टिविटी सेल्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कंसिस्ट सेंट्रल कंडक्टिविटी स्ट्रैंड या कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जैसे कि हमने सीटा में भी देखा था, वैसे यहाँ पर भी सीटा से ही आगे कंटिन्यू होके ये क्या बनाता है, सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, किसका बना हुआ होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स का, कंसिस्ट सेंट्रल कंडक्टिंग सेल्स ऑफ इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंडक्टिंग सेल है वो किसका बनेगा, पैरेनकाइमेटस सेल्स का बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इसका सेंट्रल स्ट्रैंड है वो बेसिकली क्लोरोफिलस सेल्स है। ये जो सेंट्रल स्ट्रैंड है इसके चारों तरफ क्या होगा, क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे कि जो सेंट्रल स्ट्रैंड है, सेंट्रल स्ट्रैंड इज सराउंडेड बाय क्लोरोफिलस सेल्स। अब क्योंकि ये क्लोरोफिलस सेल्स से बना हुआ है, इसलिए ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक इन नेचर। और ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, इसलिए आप देखेंगे कि जो फ्यूनेरिया है उसका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे लेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आउटर लेयर है इसका, जो आउटर लेयर है वो क्या करेगा, आपका
बेसिकली एपिडर्मिस बनाएगा, उसके बीच बीच में आप देखेंगे कुछ इंटरप्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। सो हम लिख रहे हैं जो आउटर मोस्ट सेल्स फॉर्म्स एपिडर्मिस and it is and interrupted by स्टोमेटा। यानी यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ये इसकी क्या है, एपिडर्मिस है, लेकिन ये जो एपिडर्मिस है बीच बीच में इस तरीके से स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा इसको इंटरप्ट कर देता है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमें एपोफाइसिस के बारे में अच्छे से याद रखना है। सो आई होप आपको जो एपोफाइसिस है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एक बार फटाफट मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या है, ये बेसल स्टेराइल सेल्स होता है, ये चीज ध्यान रखना है कैप्सूल का। उसके अलावा ये क्या है, कैप्सूल को सीटा से कनेक्ट करने का काम करता है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे क्या होगा, पतला होता चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसको हम नेक ऑफ कैप्सूल भी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। सेंटर में इसको आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जो कि इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा सेंट्रल स्ट्रैंड्स को मतलब कि सराउंड करने के लिए क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि ये क्लोरोफिलस सेल्स है तो फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, जिसकी वजह से जो ये स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट पर लेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट सेल है एपोफाइसिस का, वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये देखेंगे कि बीच बीच में इसमें इंटरप्शंस देखने को मिलता है, और ये इंटरप्शन बेसिकली स्टोमेटा फॉर्मेशन की वजह से होता है। इस तरीके से जो बीच बीच में स्टोमेटा बन रहा है इसकी वजह से इंटरप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आप आ जाता है आपका ये एपोफाइसिस हो चुका है। एपोफाइसिस के बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से जो दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला ये पूरा स्ट्रक्चर आपका कहलाता है थीका प्रॉपर। ये बेसिकली क्या होगा, आपका थीका प्रॉपर होगा। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, देन फिर आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्राम को ध्यान से देखें तो अगेन जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी वो तो एपिडर्मिस ही होगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, थिक लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि अगर हम बात करें तो ये बना हुआ होता है क्लोरोफिलस सेल्स का, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से एयर स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इस एयर स्पेस के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रबैकुली, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ट्रबैकुली बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से दो लेयर, एक लेयर इस साइड से और एक लेयर इस साइड से, ये जो लेयर बना है इसको बोलते हैं स्पोर सेक। इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके से स्पोर सेक बोलेंगे। और स्पोर सेक के जस्ट अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को कॉल्यूमिला बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, कॉल्यूमिला बोलेंगे। तो बेसिकली जब हम थीका प्रॉपर की बात कर रहे हैं तो अब हमें क्या है, इन सारी चीजों को डिटेल करना है, एयर स्पेस को, स्पोर सेक को, कॉल्यूमिला को, इन सभी चीजों को डिटेल जब कर लेंगे तब जाके हमारा ये पूरा का पूरा ये डिस्कस हो जाएगा, यानी थीका प्रॉपर पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो थीका प्रॉपर बेसिकली क्या है, मिडिल पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ कैप्सूल है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है, क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ कैप्सूल। और ये कहां प्रेजेंट होता है, लाइज बिटवीन एपिकल रीजन एंड एपोफाइसिस। यानी एपोफाइसिस और एपिकल रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये आपका एपिकल रीजन हो गया, ये एपिकल रीजन हो गया, ये एपोफाइसिस हो गया, तो इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखना है, ये स्लाइटली बेंट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, स्लाइटली बेंट। ये चीज आपको याद रखना है, स्लाइटली बेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अंदर अलग अलग फॉलोइंग रीजन्स होता है, ठीक है। सो इट हैज फॉलोइंग रीजन्स। अब ये फॉलोइंग रीजन्स कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला है आपका कॉल्यूमिला, देन है आपका स्पोर सेक, उसके बाद है आपका एयर स्पेस,
देन आपका आ जाता है कैप्सूल वॉल। कैप्सूल वॉल यानी हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिटेल करेंगे वो डिटेल करने जा रहे हैं आपका कॉल्यूमिला के बारे में। कॉल्यूमिला, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे सबसे पहले। सो अगर हम कॉल्यूमिला की बात करें तो कॉल्यूमिला के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, सो ये क्या है, सेंट्रल पिथ लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, पिथ लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और किसका बना हुआ होता है ये, कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है कि इसका जो आउटर वॉल है ये स्पोर्स, अब इसका जो ये अब देखेंगे जो डिस्टिल, इसका जो डिस्टिल वाला पार्ट है, ये जो डिस्टिल पार्ट है वो बेसिकली क्या है कि आपके अपर ये जो एपिकल रीजन है उसके अंदर धसा हुआ होता है। ठीक है, यानी इसका ये वाला जो पार्ट है ये इसके जो आपका बात करें जो एपिकल रीजन है उसके कॉन्केविटी, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसका कॉन्केविटी है, तो इसके कॉन्केविटी के अंदर ये घुसा हुआ होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो जो डिस्टिल कोन शेप एंड प्रोजेक्ट्स इनटू कॉन्केविटी ऑफ अपर कुलम के, ये इस तरीके का जो शेप होता है उसको कॉन्केविटी बोलते हैं। ठीक है, अपर कुलम एंड, और इसका जो बेसल रीजन है, ये वाला जो पार्ट है ये बेसल रीजन है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एपोफाइसिस में प्रेजेंट होता है। एंड बेसल कंस्ट्रक्शन बेसल कंस्ट्रक्टेड आप लिख सकते हैं, बेसल कंस्ट्रक्टेड एंड कनेक्टेड विद एपोफाइसिस। क्या मतलब है, यानी जो कॉल्यूमिला है, कॉल्यूमिला का जो डिस्टिल एंड है वो अपर कुलम के कैविटी के अंदर धसा हुआ होता है, और इसका जो बेसल कंस्ट्रक्टेड एंड है वो आपके एपोफाइसिस से कनेक्टेड होता है, ये कहना चाह रहा है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें सो ये जो कॉल्यूमिला है ये बेसिकली इसका काम क्या होगा, ये वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इन स्पोर सेक। यानी ये जो स्पोर सेक है इसके अंदर स्पोर्स के डेवलपमेंट के लिए वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली यही इसको प्रोवाइड करने का काम करता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है कॉल्यूमिला के बारे में। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो थीका प्रॉपर का हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दैट इज कॉल्यूमिला। ठीक है, उसके बाद अब हमें डिस्कस करना है स्पोर सेक, देन बात करना है एयर स्पेस, एंड देन बात करना है कैप्सूल वॉल के बारे में। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। इसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसका जो डिस्टिल कॉन्केव शेप है, ये जो डिस्टिल कॉन्केव शेप है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉन्केविटी ऑफ अपर कुलम में। ठीक है, और जो बेसल कंस्ट्रक्टेड एंड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एपोफाइसिस में। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, स्पोर्स को, जो कि स्पोर सेक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब कॉल्यूमेला के बाद आ जाता है आपका स्पोर सेक, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो अब हमारा स्पोर सेक। तो स्पोर सेक की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि दो लेयर होता है, एक लेयर ये है और एक ये लेयर है, ठीक है। सो डबल लेयर होता है, इसका जो आउटर वॉल होता है थिक होता है, इनर वॉल थिन होगा, और ये डायरेक्टली क्या है इस कॉल्यूमेला के कनेक्ट में होता है या इससे कांटेक्ट में रहता है। और थिन होने का रीजन ये भी है सो दैट कि ये न्यूट्रिशन आसानी से गेन कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसके बारे में याद रखना है। सो नेक्स्ट अगर हम स्पोर सेक की बात करें तो स्पोर सेक में हमें क्या याद रखना है कि जो कॉल्यूमेला है, ठीक है, कॉल्यूमेला को सराउंड करने के लिए दो स्पोर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। सो कॉल्यूमेला इज surrounded by two external spore sac। दो एक्सटर्नल स्पोर सेक से ये कनेक्टेड होते हैं, ये चीज हमें याद रखना है। उसके अलावा क्या है, इनका जो आउटर वॉल है, ठीक है, आउटर वॉल क्या होता है वो 3 से 4 लेयर होगा। आउटर वॉल ये वाली जो लेयर है 3 से 4 लेयर होती है और थिक भी होती है, ठीक है। सो आउटर वॉल ऑफ ईच स्पोर सेक इज 3 to 4 लेयर्ड, 3 से 4 लेयर्ड होती है, ये चीज हमें याद रखना है। और जो इनर वॉल है, ठीक है, जो इनर वॉल इज 1 लेयर्ड, क्योंकि उसको फूड का न्यूट्रिशन लेना है इसलिए इसको पतला होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें कि जो यंग स्पोरोफाइट होता है, इन यंग स्पोरोफाइट, यानी जब स्पोरोफाइट डेवलप ही हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे इन यंग स्पोरोफाइट जो स्पोर सेक है, स्पोर सेक, उसके अंदर बहुत सारे आपको स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इन यंग स्पोरोफाइट स्पोर सेक इज पैक्ड विद मैनी स्पोर मदर सेल, यानी इसके अंदर जब इस शुरुआत में बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स होते हैं और यही स्पोर मदर सेल आगे जाके बेसिकली स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जितने भी स्पोर मदर सेल है, यानी ईच स्पोर मदर सेल फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर इलेटर्स एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स एब्सेंट होता है। इलेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलती है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीज़ है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मे बी ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये जो पूरा लेक्चर है डायरेक्टली आप सिंह जैन पांडे एक बॉटनी की बुक है वहां से पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है जहाँ से सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको वहां से एक बार रीड आउट कर सकते हैं, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय बचता है तो आप उसको एक बार जाके रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट के सारे जो पॉइंट्स है अच्छे से एक बार अच्छे से यहाँ से लेक्चर देखने के बाद उसको अगर बुक पढ़ लोगे तो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एयर स्पेस की, ठीक है। सो अगर एयर स्पेस की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर एयर स्पेस, ठीक है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है, लार्ज एयर कैविटी, लार्ज एयर कैविटी होता है, ठीक है। लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट आउटसाइड द स्पोर सैक। जो स्पोर सैक है, ये स्पोर सैक है, इसके बाहर प्रेजेंट होता है इस तरीके से, स्पोर सैक है इसके बाहर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेलिकेट फिलामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसवर्स बाय डेलिकेट फिलामेंट ऑफ ग्रीन पैरेनकाइमेटस सेल कॉल्ड ट्रबैकुली। यानी यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से
इलोंगेटेड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, इनको ट्रबैकुली बोलते हैं। ये चीज हमें इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एयर स्पेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, फाइनल जो लास्ट है वो है आपका कैप्सूल वॉल, ये बाहर वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कैप्सूल वॉल। तो जब हम कैप्सूल वॉल यानी पढ़ लेंगे तो यानी थीका प्रॉपर कंप्लीटली हो जाएगा, फिर हमारे कैप्सूल का सिर्फ एक स्ट्रक्चर बच जाएगा, दैट इज एपिकल रीजन। उस एपिकल रीजन को भी कंप्लीट कर लेंगे, देन क्या होगा कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट कैप्सूल की बात करते हैं, कैप्सूल वॉल की, ठीक है। सो आप देखेंगे कि बहुत सारे थिन वॉल्ड लेयर से मिलकर बनता है, यानी बहुत सारे थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ या composed of many thin walled parenchymatous सेल लेयर, यानी बहुत सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स का ये बना हुआ होता है। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आउटर जो लेयर होगा, आउटर लेयर वो एपिडर्मिस बनाता है। आउटर लेयर ऑफ सेल फॉर्म्स एपिडर्मिस, आउटर लेयर एपिडर्मिस बनाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या होगा, उसके जस्ट नीचे 2 से 3 लेयर आपको कलरलेस पैरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो 2 to 3 लेयर हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, हाइपोडर्मिस। उसके नीचे 2 से 3 लेयर आपको हाइपोडर्मिस का देखने को मिलेगा जो कि कलरलेस पैरेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप देखेंगे कि 2 से 3 लेयर क्लोरोफिलस सेल्स का ही बना होता है, क्लोरोफिलस सेल्स का बना होगा। यानी शुरुआत में एपिडर्मिस, फिर 2 से 3 लेयर आपको क्या मिलेगा, कलरलेस, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है आपका, ये व्हाइट व्हाइट कलरलेस हो गया, नीचे ये ग्रीन ग्रीन सा ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, क्लोरोफिलस सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो कैप्सूल वॉल है, कैप्सूल वॉल का काम क्या है कि ये आपका बेसिकली क्या है, स्पोर सैक या एयर सैक से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली कनेक्टेड विद, ये स्पोर सेक के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें थीका प्रॉपर के बारे में डिस्कस करनी थी, थीका प्रॉपर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने कैप्सूल की अगर बात करें तो उसका एपोफाइसिस पढ़ लिया, उसके अलावा थीका प्रॉपर पढ़ लिया। अब फाइनल जो रह गया है वो है इसका एपिकल रीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके एपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला ये रीजन, दैट इज इट्स एपिकल रीजन, ठीक है। ये इसका क्या है, एपिकल रीजन है। तो अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सो अगर हम बात करें जो एपिकल रीजन है, अगर हम एपिकल रीजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 रीजन्स देखने को मिल जाता है, एक तो है इसका अपरकुलम और एक है आपका पेरिस्टोम। तो ये 2 रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो एपिकल रीजन के अंदर आपको अपर कुलम और पेरिस्टोम देखने को मिल जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। शुरुआत में जब यंग, अगर हम बात करें कि जितने भी यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसके ऊपर तो कैलिप्ट्रा की कवरिंग होती है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बेसिकली क्या होगा, जब सीटा का फॉर्मेशन होता है तो कैलिप्ट्रा नीचे से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ उसका ऊपर वाला पार्ट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो थीका प्रॉपर है, थीका प्रॉपर जैसे ही कनेक्ट मतलब खत्म होता है तो यहाँ पर इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इस कंस्ट्रिक्शन के बाद इस तरीके से आपका अपर कुलम यहाँ पे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। सो हम लिख सकते हैं कि एपिकल रीजन में आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट
एट जंक्शन ऑफ एपिकल रीजन। ये जो एपिकल रीजन है यहाँ पर इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो ये चीज हमें याद रखना है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के नीचे, ठीक है, आपको पिटेड सेल्स देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। कंस्ट्रक्शन के नीचे इस तरीके से पिटेड सेल्स देखने को मिल जाता है, जिसको हम रिम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो इसको भी मेंशन कर देता हूं मैं, बिलो द कंस्ट्रक्शन, below the construction there is rim, there is rim, ठीक है। रिम प्रेजेंट होता है और डायफ्राम which is composed of 2 to 3 layer of radially pitted cells। क्या मतलब हुआ इसको देखते हैं जरा। ये जो एपिकल रीजन है, एपिकल रीजन क्या होता है, जैसे थीका जहां पे खत्म होगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा और यहां से इस तरीके से अपर कुलम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो अपर कुलम है इसके बेस में यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं जिनको रिम बोलते हैं। और ये क्या है, बेसिकली डायफ्राम या फिर बोल सकते हैं 2 से 3 लेयर का पिटेड सेल से बना हुआ होता है। ये चीज हमें याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये 2 रीजन्स प्रेजेंट, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक है आपका अपर कुलम और एक होता है आपका पेरिस्टोम, ठीक है। सो अब क्या होगा, जहां पर ये कंस्ट्रक्शन है वहीं पर आपको रिम देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली 2 से 3 लेयर रेडियली पिटेड सेल्स का बना हुआ होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो दोनों लेयर हैं बाकी अपर कुलम और पेरिस्टोम, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, देन पूरा पूरा हमारा कैप्सूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपर कुलम की। अपर कुलम यानी ये जो स्ट्रक्चर है 2 से 3 लेयर का, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपर कुलम बोल रहे हैं, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। सो अगर हम अपर कुलम की बात करें तो ये बेसिकली एक ढक्कन के जैसा आपको दिख रहा है, कॉनिकल लिड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो क्या है, कॉनिकल लिड that closes the mouth of capsule। ये माउथ ऑफ कैप्सूल को बेसिकली क्या करता है, क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ये 2 से 3 थिन लेयर का बना हुआ होता है, ठीक है। सो कंपोज्ड ऑफ 2 to 3 layers of thin walled सेल्स। 2 से 3 लेयर थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट है अगेन एपिडर्मिस बनाएगा। आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर क्या करता है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, आप देखेंगे कि जैसे ही अपर कुलम नीचे की तरफ जाता है तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इस रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, फ्यू लेयर ऑफ ब्रॉडर पार्ट ऑफ अपर कुलर कैप forms ring like cell called annulus। क्या बोलेंगे इसको, एनुलस बोलेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको एनुलस बोलेंगे, ठीक है। सो ये चीज हमें अपर कुलम के बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
आई होप ये लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हमने इसमें ऐड कर दी है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, हर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की वजह से जो लेक्चर है आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। बट इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें हमें यहीं पर देखने को मिल रही है। कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन सारी चीजों को पॉइंट्स की फॉर्म में कवर कर दूं, सो दैट कि आपको ये पढ़ने में दिक्कत ना हो ज्यादा। थोड़ा लेक्चर जरूर लंबा है लेकिन सारी चीजें वर्थ इट है, एक बार आप ढंग से पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि हमने अपर कुलम डिस्कस कर लिया है, अब लास्ट पार्ट रह रहा है कैप्सूल का, दैट इज पेरिस्टोम, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेरिस्टोम के बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी, बिकॉज पेरिस्टोम के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, 2 रिंग लेयर स्ट्रक्चर होता है और दोनों लेयर के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्यूटेनियस टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिहाइसेंस ऑफ एंथर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अपर कुलम के जस्ट नीचे ही आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो हम इसको बोल सकते हैं लाइज immediately below the अपर कुलम। अपर कुलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, डायफ्राम के बिल्कुल कोने में प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। सो ये क्या है, डायफ्राम के बिल्कुल कोने में प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अटैच्ड beneath the edge of diaphragm। डायफ्राम के बिल्कुल एज पे कनेक्टेड होता है, ये चीज हमें याद रखना है। उसके अलावा इसके अंदर आपको 2 रिंग्स देखने को मिल जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स ऑफ लॉन्ग कर्व्ड ट्रायंगुलर टीथ। यानी इसके अंदर आपको 2 रिंग देखने को मिल जाएंगे और दोनों रिंग के ऊपर आपको ट्रायंगुलर कर्व्ड टीथ देखने को मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो भी यहाँ पर टीथ है वो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो क्यूटीनियस स्ट्रक्चर है, क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे टीथ की, सो टीथ आर सिंपली क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर, नॉट सेलुलर। ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और हर एक रिंग में आपको टोटल 16 टीथ देखने को मिलता है, ठीक है। 2 रिंग है, ईच रिंग हैज 16 टीथ, हर रिंग के अंदर आपको 16 टीथ देखने को मिल जाएगा। और ये जो रिंग है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर रिंग है यहां पे जो टीथ होगा वो थिकर होगा और लार्ज होगा। आउटर रिंग में जो टीथ है आपका वो कैसा है, थिकर एंड लार्जर, ठीक है। और बेसिकली थोड़ा सा रेडिश कलर का होगा। लेकिन अगर हम इनर रिंग की बात करें तो यहां पर जो टीथ है वो कैसा होगा आपका, स्मॉलर होता है एंड कलरलेस, एंड क्या होगा, कलरलेस होगा, और ये काफी डेलिकेट होता है। ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो आउटर टीथ है, आउटर टीथ वो इनर टीथ पे कंप्लीटली ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। सो आउटर टीथ कंप्लीटली ओवरलैप द इनर टीथ, ठीक है। इनर टीथ को ओवरलैप कर लेता है, ये चीज आपको याद रखना है। आउटर टीथ के ऊपर आपको क्या है, ट्रांसवर्स थिकनिंग बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ट्रांसवर्स थिकनिंग बैंड इज प्रेजेंट आउटर टीथ पे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका टीथ है तो इस पे इस तरीके से बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो ये हो गया हमारा पूरा एपिकल रीजन भी कंप्लीट, ठीक है।
सो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट पूरा का पूरा जो कैप्सूल है उसको डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से आपको रिंग देखने को मिल जाता है, इस तरीके से टीथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, आपको आउटर पेरिस्टोमिक टीथ देखने को मिल जाता है और इनर पेरिस्टोमिक टीथ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या है, इस तरीके से बेसिकली आप देखेंगे कि सिंपल सा ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर या बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का, डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल का डिहाइसेंस कैसे होता है, ठीक है। सो जनरली अगर हम बात करें, जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया के अंदर जो डिहाइसेंस होना होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एडेप्टेड होता है, मींस कि ये फेवरेबल जब कंडीशन होता है तब भी डिहाइसेंस होता है, ठीक है। सो डिहाइसेंस of spore occurs in favorable condition, फेवरेबल कंडीशन में ही डिहाइसेंस होता है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। सो अब डिहाइसेंस होता कैसा है, बेसिकली समर सीजन में होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन के केस में हुआ क्या कि जितना भी इनके अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होता है इनके सेल्स के अंदर, वो सारा का सारा जो वाटर है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव्स आउट, वाटर रिमूव आउट होने की वजह से क्या है, सारे सेल धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो आपका पेरिस्टोम वाला पार्ट है, ठीक है, जो क्योंकि जैसे जैसे पानी यहाँ से खत्म होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और इसके ऊपर जो अपर कुलम था, अपर कुलम जो सेल था वो बेसिकली क्या होगा, डीजनरेट हो जाता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही अपर कुलम ओपन हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी स्पोर बाहर नहीं आ सकता बिकॉज पेरिस्टोम प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब पानी की कमी की वजह से जो इसके टीथ होते हैं, जो आउटर टीथ है वो एकदम बाहर की तरफ खुल जाते हैं, इस तरीके से बाहर की प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ खुलते हैं, जिसकी वजह से अंदर से एक स्पेस खाली हो जाता है, बेसिकली एक रास्ता बन जाता है इसके बाहर की तरफ खुलने से। और जैसे ही बाहर की तरफ खुलेगा फिर जितना भी अंदर का जो स्पोर है वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा, डिहाइसेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो ड्यूरिंग समर सीजन होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो अपर कुलम है, अपर कुलम डीजनरेट्स, अपर कुलम डीजनरेट्स होगा। अपर कुलम डीजनरेट्स होने के बाद क्या होगा कि जो आउटर टीथ है, आउटर टीथ ओपन्स आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ खुलेगा और उसके बाद क्या होगा, स्पोर मूव्स आउट, स्पोर बाहर की तरफ मूव आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डिहाइसेंस हो जाता है एंथर का, ठीक है। या आप बोल सकते हो डिहाइसेंस हो जाता है, कैप्सूल स्पोर्स का बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।